चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। कल पढ़ा था सीडीएम। सीडीएम का मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कौन था सबसे इंपॉर्टेंट लीडर इस टाइम पर आपके देश का? महात्मा गांधी। गांधी की एंट्री कितने साल बाद हुई थी? कहाँ रहे गांधी 22 साल? और साउथ अफ्रीका में किस चीज़ का, किस वर्ड का पहली बार इस्तेमाल किया? सत्याग्रह। आपके यहाँ पहला आंदोलन कब चलाया? 17 में चंपारण। किन किसानों के लिए था? अच्छा, गांधी जी लगातार 3 छोटे आंदोलन करते चले गए। 17 में नील चंपारण, 18 में अहमदाबाद के मिल मजदूर, और फिर खेड़ा। खेड़ा का लॉजिक क्या दिया? क्रॉप फेलियर, क्या बर्बाद हो गई? फसल बर्बाद। और अहमदाबाद का लॉजिक क्या था? प्लेग बोनस। मिल मजदूर प्लेग बोनस मांग रहे थे, कितना परसेंट? 50, और मालिक कह रहे थे 20। गांधी जी ने बिचौलिए के रूप में पहली बार गांधी जी ने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, भूख हड़ताल। इससे पहले इंडिया में किसी ने भूख हड़ताल का यूज नहीं किया था। तो पूछेंगे गांधी ने भूख हड़ताल कब और कहां पहली बार इस्तेमाल की? 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए, जिसे प्लेग बोनस कहा गया। वो सारी कहानी मैंने आपको बता दी। इसके बाद गांधी की किस्मत बड़ी आगे भाग रही थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। और किस देश के साथ इल ट्रीटमेंट किया गया? तुर्की। क्या किया? तुर्की के खलीफा को हटा दिया। पूरी दुनिया के मुसलमान तुर्की को अपना हेड मानते थे, तो ये बात सबको चुभी और कुछ लोग पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करने लगे कि भैया खलीफा के खिलाफ खिलाफत आंदोलन करो। उस दौर में आपके देश के मुसलमानों ने कहा हम इतने फ्री नहीं है खिलाफत पिलाफत के लिए, लेकिन किसने कहा नहीं हम खिलाफत करेंगे? गांधी। और देखते देखते गांधी किस कम्युनिटी के हेड बन गए? मुस्लिम। और मुसलमानों की खिलाफत कमेटी जिसकी बैठक दिल्ली में हुई, उसके मुखिया महात्मा गांधी। गांधी जी ने अब देखा सब लोग मेरे फेवर में हैं, तो बहुत बड़ा मूवमेंट, पहला इंडिया का पहला जन आंदोलन। इससे पहले के आंदोलन थे लोकल, लेकिन अब था जन आंदोलन, पूरी जनता को जगाया। कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो था ये इंडिया में पहला जन आंदोलन था, जिसमें सब तरह की जनता, मैंने आपको कैटेगरी कल बताई थी, स्टूडेंट्स थे, है ना, टीचर्स थे, कोर्ट में काम करने वाले, क्लेरिकल पोस्ट पे काम करने वाले, सबको कहा कि अंग्रेजों का सहयोग मत करो। अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन कुछ लोगों को लगा गलत कह रहे हैं गांधी। उन्होंने कांग्रेस का बाइकआउट किया और इसको पास कराने में 2-3 महीने लगे थे। याद है, सितंबर से दिसंबर आ गया था। लाला लाजपत राय एक ही बार कांग्रेस के हेड बने थे 1920 में, लेकिन कांग्रेस ने अपने हेड की भी इज्जत नहीं रखी उस जमाने में, जब 27 में कौन सा कमीशन आया था? साइमन कमीशन, जिसका विरोध करते करते कांग्रेस का मुखिया मारा भी गया। लेकिन बदला कांग्रेस ने नहीं लिया, बदला लिया HSRA ने। और फिर अगले साल आपने देखा था कैसे वो फंसते चले गए। महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन कहें तो असहयोग आंदोलन, जिसे कहा जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, NCM। और दूसरा जन आंदोलन कहें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कल मैंने आपको इसकी पूरी कहानी सुनाई थी, अगर आपको याद हो, है ना? अच्छा, क्या नीचे नई बुक्स मिल रही हैं? अभी खत्म, क्योंकि कल वो कह रहे थे कि बुक्स खत्म हो गई हैं। नीचे मिल रही हैं बुक्स? नहीं मिल रही। मॉडर्न इंडिया की बुक नहीं आई अभी, वो कह रहे थे स्टॉक में है नहीं। मुझे कल परसों तक मेरी बात हुई तो कहते हैं स्टॉक में नहीं है। तो मेरे पास एक्चुअली मेरी बुक में 3-4 पेजेस नहीं है, तो मैं उनको कही थी मेरे पास नहीं भिजवा दो। उन्होंने कहा स्टॉक से ही अभी खत्म हो गई हैं। तो अगर वो खत्म है तो कोई बात नहीं, मेरे पास 3 पेजेस नहीं है जिनमें गांधी जी की 1920 से यात्रा है। एक बार देखो जरा, पेज नंबर 112-13 था। नहीं वो तो ठीक है, पर मैं चाह रही थी मेरी बुक में एक्स्ट्रा बहुत सारी बातें लिख लेती हूँ, वो तुम्हें लिखवा देती। देखो जरा, लास्ट हमने क्या पढ़ा था? 112 पढ़ा था शायद, है ना? 112 का शायद ये पढ़ना शुरू नहीं किया था गांधी वाला। हाँ, ये हमें शुरू करना था प्रारंभिक दौर वाला ना। हाँ, इसके बाद 112 के बाद मेरे पास 3-4 पेज कम है, 119 है, वो बीच के 3-4 पेज है नहीं। कोई नहीं, पहले गांधी जी का इतना टॉपिक करते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। चलो पेज 112 पे आ जाओ। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का प्रारंभिक दौर। गांधी जी के कई दौर देखने को मिले। प्रारंभिक में आते हैं रीजनल काम जो किए। 3 आपको कहानियां मैंने कल सुनाई थी, कौन कौन सी? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, वही तीनों कहानियां। देखो पहला, गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश 3 संघर्षों। चंपारण यहाँ फर्स्ट लिख लो, नंबरिंग कर लो, फर्स्ट। खेड़ा सेकंड था या थर्ड था? हाँ, इसको बोर्ड पे देखो। चंपारण में तो कोई इशू है ही नहीं, पहले अ आता है, उसके बाद क और ख आता है, इससे तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अ आ ई पहले सीखते हैं ना हम, अ से अनार, उसके बाद क ख ग। तो अ मतलब कौन सा आंदोलन है ये? अहमदाबाद। और किन लोगों के लिए था ये? हाँ, अहमदाबाद मिल के मजदूरों के लिए, तो ये पहले आया। उसके बाद ख से कौन सा आया? खेड़ा। ये किन लोगों के लिए था? जिनकी क्रॉप फेल हो गई थी, 25% से कम खेती हुई थी ना पिछले साल के मुकाबले। टैक्स फ्री का प्रावधान था जो अंग्रेज खुद ही नहीं मान रहे थे। तो पहले चंपारण तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो आएगा ही फर्स्ट। सेकंड थर्ड में गड़बड़ होगी, पहले अ उसके बाद ख, तो अहमदाबाद पहले, खेड़ा बाद में। यहाँ लिख लो, ये खेड़ा के पास लिख लो थर्ड, और मिल मजदूरों वाला लिख लो सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को उल्टा मत करना, फर्स्ट तो हमेशा एक ही रहेगा, चंपारण। सेकंड थर्ड में कंफ्यूजन है, कौन था सेकंड? अहमदाबाद। और थर्ड कौन था? खेड़ा। तीनों का टारगेट अलग था। अब आ जाओ ए पार्ट पर। चंपारण लिखा है किसान आंदोलन। चंपारण कहाँ पड़ेगा? बिहार।
पढ़ के देखो। चंपारण बिहार के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने 3/20वें भाग पर नील की खेती करने का समझौता कर रखा था, जिसका नाम क्या था? तिन कठिया। इसको डबल टिक कर लो, तिन कठिया। 20 पार्ट एक खेत के बनाए, 3 सबसे बढ़िया पार्ट में नील पैदा करना। आगे पढ़ो। इस समझौतों से मुक्त होने के लिए किसानों से लगान की मांग बागान मालिकों द्वारा की गई, जिसके विरोध में किसानों ने विद्रोह कर दिया। चंपारण के एक किसान, बहुत बड़े किसान, अंडरलाइन करो, राजकुमार शुक्ल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये लीडर थे। फिर ये जाके गांधी से मिले, फिर गांधी इनके कहने पर चंपारण आए। तो राजकुमार शुक्ल कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम है किस आंदोलन को शुरू करवाने में? चंपारण। राजकुमार शुक्ल अंडरलाइन करना। ने लखनऊ में यानी यूपी में, आदमी ये बिहार का है, बैठक यूपी में, कौन बातें किए जा रहा है? इन पे नजर रखो जरा, जो बात करता दिखे ना तुरंत इसकी किताब छीनो, ये फोन वोन पे होगा जरूर, किताब में तो बात करेगा ही नहीं, और इसको बाहर करो। चलो पढ़ो आगे। तो इन्होंने लखनऊ में गांधी से मुलाकात कर उन्हें चंपारण आकर विद्रोह का नेतृत्व करने का आग्रह किया। तो राजकुमार शुक्ल कहाँ मिले गांधी जी से? लखनऊ में। ये पूछ लेंगे, वहां तुम चंपारण टिक कराओगे। चंपारण में मीटिंग नहीं हुई, इन्होंने लखनऊ में कहा कि सर आप आके चंपारण को संभालिए। चंपारण कहाँ है? और मीटिंग कहाँ हो रही है? यूपी में। यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तब वो यूनाइटेड प्रोविंस था, उसका नाम, यूपी का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। चलो आगे पढ़ना। तो गांधी से मुलाकात हुई, नेतृत्व करने का आग्रह। गांधी जी के चंपारण पहुंचने पर प्रशासन ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी द्वारा सत्याग्रह छेड़ने की धमकी देने पर आदेश वापस लिया गया। इससे पहले गांधी ने सत्याग्रह कहां कर रखा था? अफ्रीका में। यहां लिख लो सत्याग्रह के साथ, फर्स्ट यूज साउथ अफ्रीका। ये पेपर में आता है तो उसको भारत टिक कराते हैं बहुत लोग। पहला यूज जो सत्याग्रह का किया वो भारत में नहीं, अफ्रीका में किया। आगे पढ़ना। आदेश वापस ले लिया, मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसमें गांधी जी को सदस्य बनाया गया। इसी आयोग की अनुशंसा मतलब सिफारिश पर, अंडरलाइन करो, तिन कठिया प्रणाली समाप्त। तो कौन सी प्रणाली खत्म करवा दी गांधी जी ने? तिन कठिया। कहाँ के क्या नाम था उस आदमी का? राजकुमार शुक्ल। कहाँ मिले? लखनऊ। फिर गांधी कहाँ गए? बिहार के चंपारण में। उन्होंने, प्रशासन ने कहा आप जाओ, आप पे केस लें। किस चीज का केस भैया? मैं भी वकालत पढ़ के आई हूँ, कोई केस नहीं बनता। फिर उनको झुकना पड़ा। आगे पढ़ना। इस आंदोलन के सफल नेतृत्व के पश्चात, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। तो गांधी जी को पहली उपाधि यहाँ किसने दी है? टैगोर। टैगोर इनसे छोटे हैं बड़े हैं? टैगोर इनसे बड़े हैं। 1861 का बर्थ है, लिख लो यहाँ टैगोर के पास। टैगोर 1861 का जन्म है उनका। 1861 गांधी का जन्म, तो 8 साल बड़े हो गए, 7-8 साल इनसे बड़े। और टैगोर की खास बात क्या है? टैगोर को क्या मिला था? 1913 में नोबेल प्राइज। मैंने आपको बताया था बहुत बड़े खानदान के थे ये। इनके दादा की फोटो NCERT अब 10वीं क्लास में छापती है। आपके घर परिवार में कोई 10वीं क्लास में हो ना, NCERT क्लास 10 चैप्टर है उसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसे दुनिया में बदलाव आया। उसमें चैप्टर में इनके दादा का आधे पेज पे फोटो है और वहां लिखा हुआ है द्वारका नाथ टैगोर, और पूरा एक पैराग्राफ उनको एक्सप्लेन करता है। तो सोचो, जिस आदमी के दादा का फोटो आज NCERT छापती है, इसके दादा 18वीं शताब्दी में थे, कितनी पुरानी बात है। आप देखो 1913 में तो इसको प्राइज मिल गया, ये खुद 1861 का बर्थ है, तो 19वीं शताब्दी में पैदा हुए, तो दादा तो बहुत पुराने हो गए ना। उस जमाने के आदमी का आज फोटो छपता है, तो कितना बड़ा योगदान होगा उनका सोसाइटी में। पढ़ो चलो इसको आगे। तो टैगोर ने गांधी जी को महात्मा, यही लिख लो टैगोर के पास, 1913 नोबेल। तुम एक दिन मैंने 1913 की 3 बातें कहा था, याद रखना। गदर पार्टी, पहली मूवी और नोबेल। पहली मूवी किसने बनाई थी? दादा साहब फाल्के, जिनके नाम पे सबसे बड़े अवार्ड आज तक हैं। क्या नाम था मूवी का? राजा हरिश्चंद्र। गदर पार्टी कहाँ बनी थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। 2 आदमियों के नाम बताना गदर पार्टी में। एक सोहन सिंह भाकना और एक लाला हरदयाल। इसने क्या अखबार निकाला था? गदर। लेकिन वो 6 महीने से ज्यादा चल ही नहीं पाया था गदर पार्टी का। और 13 में एक घटना और क्या हुई? नोबेल। किस कविताओं की किताब के लिए? गीतांजलि, कविताएं लिखी थी ना उसके लिए। चलो आगे बढ़ेंगे। खेड़ा किसान आंदोलन। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान की वसूली, टिक कर लो इसको, लगान की वसूली के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया। इस आंदोलन की बागडोर से पढ़ लो। गांधी जी ने 22 मार्च 18 को संभाली। इससे लाचार सरकार ने एक आदेश जारी किया कि, अंडरलाइन करना, लगान की वसूली उसी से की जाए जो उसको देने में समर्थ हो। तो सबने कह दिया हम समर्थ ही नहीं है, कौन देगा लगान। जब सरकार ने कहा भाई उससे वसूल लेना जो समर्थ हो, तो कोई मानेगा कि मैं समर्थ हूं? सबने कहा हमारी तो फसल बर्बाद हो गई। खेड़ा में ही गांधी जी ने अपने पहले, इसको डबल टिक करो, पहला वास्तविक सत्याग्रह है, क्योंकि यहाँ पे सच में पावर इन्होंने इस्तेमाल करके टैक्स को कम करवा दिया, खत्म करवा दिया। क्या सत्याग्रह का बहुत खुल के यूज पहले चंपारण में करना पड़ा था या करना नहीं पड़ा था ज्यादा? ऊपर देखो, कमेटी का मेंबर गांधी को बना दिया था, तो गांधी की बात काफी हद तक पहली बार में ही मान ली गई। तो खुल के सत्याग्रह करना पड़ा या जल्दी मान गए? अब गांधी जी खुल के आए, क्योंकि अब गांधी जी का एक्सपीरियंस बोल रहा था। 2 जगह तो ऑलरेडी सक्सेस मिल गई थी ना, चंपारण में और अहमदाबाद में। तो खेड़ा में तो गांधी ने कहा वास्तविक सत्याग्रह है ये टिक कर लो, पहला वास्तविक सत्याग्रह है। इसको डबल टिक कर लो। वैसे सत्याग्रह की बात उठी थी चंपारण में, लेकिन प्रॉपर यूज किया इन्होंने
खेड़ा में, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिखाया अंग्रेजों को कि तुम्हें झुकना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। अहमदाबाद में मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच 1918 में प्लेग बोनस, इसको टिक कर लो, प्लेग बोनस। प्लेग बोनस क्या है हमें पता है? बीमारी फैली थी यहाँ प्लेग, जिसमें आरबीसी में गड़बड़ होती है, आदमी मर जाते हैं, एपिडेमिक है ये, महामारी है। कोरोना तो पेंडेमिक था, मतलब ब्रह्मांड इस पूरे उसमें फैल गया। वो होता है कहीं एक एरिया में हजारों लाखों की संख्या में लोग मरेंगे। प्लेग से जब लोग मरने लगे तो कहाँ भाग गए मजदूर? अपने गांव बिहार और यूपी की और इस तरफ की बेल्ट में। तब जो रुक गए उनको लालच दे दिया कि पैसा मिलेगा, लेकिन जब ये प्लेग खत्म हुआ बेचारे ये लोग फंस गए, क्योंकि ये अपनी जान पे खेल के मुनाफा किसका करवा गए? मालिकों का। ठीक है, इनको थोड़ी सी तनख्वाह दी, लेकिन मेन मुनाफा किसका हो? मालिकों का। फिर इन्होंने कहा हमें प्लेग बोनस दो, तो वर्ड गए कि नहीं देंगे। देखो इसमें प्लेग बोनस को लेकर विवाद प्रारंभ हुआ। मिल मालिकों ने मजदूरों को 20% बोनस देने का निर्णय लिया, जबकि ये कितने के डिमांड पे थे? 50%, और धमकी दी कि जो ये बोनस स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस, इसको टिक कर लो, ये गांधी का योगदान था, 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया। मार्च 18 में मजदूर हड़ताल पर चले गए, जबकि गांधी जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए। डबल टिक कर लो, यहाँ लिख लो फर्स्ट, इंडिया में इससे पहले किसी ने भूख हड़ताल नहीं की थी, ये फर्स्ट भूख हड़ताल है गांधी जी की। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में। वास्तविक प्रयोग कहाँ किया? और भूख हड़ताल का प्रयोग? हाँ, ये 3 क्वेश्चन बन गए जो तुम्हें याद रखने हैं। अगर कहें सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण, वास्तविक प्रयोग खेड़ा, और भूख हड़ताल का, हाँ, इसलिए मैंने तीनों अंडरलाइन कराया। तीनों अलग क्वेश्चन बनेंगे, अलग आंसर टिक करना। चंपारण पहला है। किसकी मुलाकात गांधी जी से हुई? राजकुमार शुक्ल। कहाँ मुलाकात थी? चलाया कहाँ ये? बिहार के चंपारण में। कौन से किसानों के पक्ष में? हाँ, लेकिन गांधी जी से ज्यादा पंगे अंग्रेजों ने लिए नहीं, कमेटी के मेंबर ये बना दिए। कौन सी पत्ती वापस ले ली गई? तिनकटिया। फिर गांधी जी ने कहा वास्तविक इस्तेमाल किया सत्याग्रह का, जहां क्या प्रॉब्लम थी? क्रॉप फेलियर। भाई वो टैक्स वसूल रहे थे, तो गांधी जी ने टैक्स माफ करवाया सबका। और तीसरा क्या था? अहमदाबाद। किस चीज का पहला प्रयोग? भूख हड़ताल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आगे पढ़ लो। गांधी जी के अनशन पर बैठने के बाद मिल मालिक सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए तैयार हो गए। मैंने आपको एक लड़की का नाम बताया था इसमें, क्या नाम था? अनसुईया बेन पटेल। बहुत अमीर पढ़े लिखे अच्छे खानदान की लड़की, किसकी तरफ जाके बैठ गई? गांधी और मिल मजदूर। फिर झुकना पड़ा सारे लोगों को। इसके बाद के पेजेस मेरी बुक में नहीं है, और अभी नई बुक भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको सविनय अवज्ञा वाला टॉपिक कराती हूँ। मैंने कल पूरा समझाया था, मेरे इसमें पेज 119 पर है। नहीं कोई नहीं बेटा, फिर तुम कैसे पढ़ोगी? मैं तो फिर पढ़ा दूंगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना आपका नुकसान ना हो ना। सविनय अवज्ञा कोई बात नहीं, मैंने सारा पढ़ाया हुआ है। सविनय अवज्ञा क्या था बताओ? कौन सा मूवमेंट था? CDM। किससे शुरू हुआ था? पहले एक यात्रा नहीं चली थी? कहां से कहां? नहीं, साबरमती से दांडी। कितने मील की थी? हाँ, ध्यान से देखो, अब कितने मील की थी और कितने किलोमीटर्स? 390 किलोमीटर्स। जब मैंने खुद DSSP का पेपर दिया था ना, मेरे पेपर में ये क्वेश्चन आया था किलोमीटर्स में, तब क्योंकि हमारा पेपर था 24 अप्रैल का, और ये यात्रा मार्च और अप्रैल की ही है। मैंने आपको डेट भी कल बताई थी ना, 12 मार्च से 5 अप्रैल। और आंदोलन कब शुरू हुआ? क्यों आंदोलन 6 को क्यों शुरू हुआ? क्योंकि 5 को तो ये पहुंचे थे ना शाम को, रोज सुबह शाम चलते थे ना। कितने मील कवर करते थे? 10 मील। और कितने दिन तक चले थे? 24 दिन तक। तो कितने मील पूरे हो गए? 240। यही तो टारगेट था। फिर शाम को यहाँ पहुंचे। शाम को क्या नमक बनाते? शाम को वहीं रुके, लोगों से बातचीत की, क्योंकि गांव के गांव उमड़ते थे, हजारों की भीड़। फिर अगली सुबह 6:30 बजे नमक कानून तोड़ दिया, मुट्ठी में नमक उठाया और कहा आज नमक कानून तोड़ रहा हूं, लेकिन ये एक कानून एक नहीं तोड़ना, सारी गलत चीजों के खिलाफ आएंगे। और इसी को नाम दिया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत बड़ा आंदोलन था। और एक आपके बहुत काबिल, इंटेलिजेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस आदमी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा था कि इनकी ये जो यात्रा है ना, ये ऐसी यात्रा एक नेपोलियन नाम की, नेपोलियन का नाम सुना है? बहुत ग्रेट आदमी था, उसने भी बड़ा राज किया। यूरोप के एक एक देश जो बड़े चालाक थे, इनको सबको सीधा करके रखा था। कहाँ राज किया था नेपोलियन ने? फ्रांस में। कब से कब तक? 1799 से उसने फ्रांस को संभाला। फ्रांस में ना पहले राजतंत्र था, मैंने शायद ये सुनाई भी हो कहानी, फ्रांस में राजा, नहीं बताया? फ्रांस में ना पूरे खानदान एक के लोग राज कर रहे थे, और उस खानदान के हर राजा का नाम था लुइस। लुइस फर्स्ट से लेके लुइस कौन सा था? 16। जब तक बात बिगड़ी तब तक 16वें का राज था ना। लुइस 14 से बात थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लग गई थी, फिर भी 15 ने चलो संभाले रखी। 16 की पत्नी बड़ी खर्चीली, इतनी खर्ची, ये लिखी है बात 9th क्लास की NCERT में, ये वर्ड्स लिखे हैं जो बता रही हूँ। इसकी पत्नी इतनी ज्यादा खर्चीली थी कि इस बेचारे से उसका बोझ ही नहीं उठा, और इस चक्कर में फिर देखो बेचारा कैसे कंगाल हुआ। वो शाही तरीके से रहती थी, वो भी राजकुमारी थी, और इसको भी शाही शौक थे, तो बड़ा इनका पैलेस था, उसको मेंटेन करना खर्चे को। तो जब खर्चा ज्यादा हो गया, आमदनी कम, तो फिर क्या करती है सरकार? टैक्स लगा देती है। हमारी सरकार भी तो यही करती है, ये इसने भी ऐसा किया, इसने अपने लोगों पे टैक्स लगा दिया। उस जमाने में फ्रांस का जो समाज था ना, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था। ये 3 हिस्से सबसे ऊपर जो थे, नंबर 1,
ये थे चर्च से जुड़े लोग। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण नहीं थे पहले, ब्राह्मण को टैक्स वैक्स नहीं देते थे, तो यहाँ पे जो चर्च से जुड़े लोग थे इनको बोलते थे क्लर्जी। ये थोड़ा सा पढ़े लिखे और भगवान ये मानते थे कि हम तो भैया पैदा ही ऐसे खानदान में, हमें टैक्स वैक्स नहीं देना। ये पूरी ऐश की जिंदगी जीते लेकिन कोई टैक्स ना देते। जैसे आपके एमपी और एमएलएज हैं, ऐश की जिंदगी जीते हैं, आप ही के टैक्स के पैसे से बढ़िया जिंदगी काटते हैं। इसके नीचे आते थे थोड़े जो ये थे ना एरिस्टोक्रेट, मतलब थोड़े अमीर टाइप के। भाई ये तो हो गए चर्च वाले। फिर राजा के भाई बहन, राजा के रिश्तेदारी, ये उस जमाने के जो अमीर टाइप के लोग थे, ये लोग, इनको बोलते थे एरिस्टोक्रेट्स, अमीर लोगों का ग्रुप। और इसके नीचे आती थी बेचारी आम जनता, जिसकी कैटेगरी फिर से 3 थी। एक सबसे नीचे जो लैंडलेस थे, जिनके पास जमीन का टुकड़ा भी नहीं था पेट भरने को, वो बिल्कुल ही दास टाइप के लोग थे। तो लैंडलेस फार्मर्स, जिनके पास कुछ नहीं है। यहाँ आते थे थोड़े ठीक ठाक फार्मर्स, मर्चेंट्स, इसके ऊपर बिजनेसमैन और इस तरह के लोग। यानी जैसे आज समाज बटा है ना भाई, एक तो बहुत ही अमीर लोग हैं, एक थोड़े उनसे नीचे के लोग हैं, फिर हम मिडिल क्लास में भी कैटेगरी हैं, एक तो बिल्कुल ही नीचे, एक ठीक ठीक से, एक थोड़े अमीर पर उनकी बराबरी के अमीर नहीं है। अब ये कहते थे हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे, हम तो भगवान के लोग हैं, हमें क्या टैक्स देना। ये कहते थे हम तो राजा हैं, हम क्यों टैक्स देंगे, हम तो टैक्स कलेक्ट करेंगे। फंसते थे ये 3 में से ये 2, क्योंकि लैंडलेस वाले के पास तो कुछ है ही नहीं। अब तुम्हारे यहाँ देश में भिखारी थोड़ी ना टैक्स देता है। टैक्स किसको देना पड़ता है इस देश में भी, सब देशों में, जो बेचारा मिडिल क्लास है वो फंसता है। तुम्हें लगता होगा हम तो टैक्स नहीं देते, तुम हर चीज पे टैक्स देते हो। जो ये जीएसटी नाम की बला है ना, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तुम्हारे जूते चप्पल कपड़े, जिस चीज को तुमने इस्तेमाल किया उसकी यूनिट जहां लगी है ना, उनके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। वो टैक्स तुम्हें ही देना है। तुम्हारे जूते पर जो टैक्स कंपनी ने दिया वो तुम्हारी जेब से अपने आप निकाल लेंगे। तो जहां जीएसटी है उसका मतलब हर आदमी टैक्स दे ही रहा है, क्योंकि हर आदमी सामान खरीदता है। आप ये देखो उस जमाने में इन लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, तो इन लोगों ने विरोध किया। कोई भी विरोध करता है। अब कहा कि ठीक है तुम विरोध कर रहे हो, 150 साल बाद टैक्स बढ़ा था, तो कहा कि आओ बैठ के बातचीत करते हैं। इसने बुलाया राजा ने, तो ये लोग वहां पहुंचे। अब उसने बैठने की पता है क्या व्यवस्था थी उनकी संसद में। जैसे आपके यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं ना कहीं बातचीत करने, यहाँ बैठे थे 300 लोग। ये 300 क्लर्जी वाले थे, यानी चर्च से जुड़े हुए। यहाँ बैठे थे 300 लोग जो आपके एरिस्टोक्रेट, ये रईस टाइप के, इनके खानदान के। जो बेचारे सबसे गरीब थी, तीसरी कैटेगरी, जो सबसे बड़ी आबादी थी, उसके टोटल 600 लोग आए थे। एक को भी चेयर नहीं दी, वो चारों तरफ खड़े हुए थे। खड़े और बैठने से ही पता चल जाता है कि जो इंपॉर्टेंट आदमी वो बैठा हुआ है, और जो बेचारा गरीब है उसको बैठने की चेयर नहीं दे रखी। ये सिस्टम था इनका। फिर यहाँ एक चीज थी कि चलो वोटिंग करते हैं भाई, टैक्स बढ़ाना है, बताओ कितने लोग राजी हैं। इन्होंने तुरंत हाथ उठाया जी हम राजी हैं। कहा आप सबका एक वोट है। ये भी इनको तो देना ही नहीं ना टैक्स, इनको तो ये तो खुश होंगे, इनको क्या फर्क पड़ता है। अब टैक्स बढ़ रहा है, तुम्हारे राष्ट्रपति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसकी तो पे पे ये टैक्स लगता ही नहीं है। इन्होंने कहा हम भी राजी हैं जी। इन सब ने कहा हम राजी नहीं हैं। क्यों टैक्स बढ़ा रहे हो, हम कहाँ से भरेंगे। तो कहा तुम्हारा भी एक वोट है, तुम राजी नहीं हो तो कोई बात नहीं, टोटल देखेंगे, 2 हम राजी हैं और तुम राजी नहीं हो, हमारी बात चलेगी, टैक्स बढ़ेगा। ये ठीक है या गलत है। वो 600 हैं, अगर तुम्हारे 600 के 2 वोट हैं तो उनके भी 2 वोट मानो। अपने तो 300 का 1 वोट और उनके 600 का। ये गुस्से में आए और ये लोग यहाँ से बाइकआउट कर गए। उन्होंने कहा हम नहीं मानते तुम्हारी बात, तुम कौन से झूठे राजा हो, तुम अपनी मर्जी चलाते हो। यहाँ से भाग गए ये सब 600 आदमी, बाइकआउट कर गए। अब सोचो जिसको टैक्स देना है, अगर वो सरकार के एंटी हो गया तो सरकार को फर्क पड़ता है। आपके किसान जब एंटी हुए तो सरकार को देखो फर्क पड़ा था, तभी तो किसान आंदोलन उठवाना पड़ा। तो सरकार ने क्या किया, अब इनकी सरकार में जो लुइस नाम का राजा है, हर एक लुइस था, ये लुइस 16 है, इसके खिलाफ वो सब इकट्ठे होकर उन्होंने अपना संविधान लिख दिया। ये सब जो कहानी है ना, इसी को कहा जाता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। इसी को बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। अब लोग गुस्से में आए, और इतने गुस्से में आए कि राजा ने ना कुछ लोग जो विद्रोही थे इनको एक जेल में बंद कर रखा था, जिसको बोलते थे बास्तील, हिंदी में, इंग्लिश में बेस्टाइल। तो बेस्टाइल या बास्तील की जेल थी। वो भीड़ इतनी गुस्से में आई कि उन्होंने वो जेल तोड़ दी, और जेल तोड़ के वहां से बंदियों को बाहर निकाल लिया। जानते हो बंदी कितने निकले उसमें, कैदी 7 आदमी। कितनी अजीब बात है, इतनी बड़ी जेल तोड़ी, कितने निकले 7। लेकिन उस जेल को तोड़ना, उस जेल के जो पत्थर टूटे, जो दीवार टूटी, आज भी कहते हैं जो रॉयल फैमिलीज है ना वहां पे, वो पत्थर वहां भी आज अपने घर में रखते हैं। जैसे आपके लिए मकराना राजस्थान का ताजमहल का पत्थर इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे उनके लिए बास्तील जेल के वो टूटे हुए जो बकवास चीजें थी वो बड़े काम की निकली। वो आज भी इसको मानते हैं कि ये परिचय देता है कि हमने गलत को कभी सहा नहीं है। तो बेस्टाइल की जेल या बास्तील की जेल तोड़ दी, और इसी को क्या नाम दिया जाता है, 1789 की क्रांति। अब यहाँ पे 10 साल बड़ी हौच पौच रहा, कुछ समझ ही नहीं आया। 1799 तक कभी किसी ने राज किया, कभी लुइस तो मार दिया। लुइस और उसकी पत्नी को सरेआम फांसी जैसा इनका एक सिस्टम था। यहाँ का एक आदमी था जिसका नाम था डॉक्टर ग्लूटेनॉइड। उसने पता क्या उसके दिमाग में आया, उसने सोचा ऐसे मारना चाहिए गलत लोगों को कि सबके मन में दहशत बैठे। तो उस आदमी ने एक सिस्टम बनाया। लकड़ी के ऐसे 2 फट्टे होते थे, ऐसे खड़े हुए पिलर्स, और इनमें एक में ऐसे यहाँ शार्प सा, जैसे कोई वो नहीं होता दाव या इस तरह की चीज जो एकदम किसी चीज को काट दे, ऐसा सिस्टम। और यहाँ से ना फिर यहाँ पे एक ऐसे फट्टा, वुडन प्लैंक, एक लकड़ी का फट्टा 6 फुट का, जिसपे आदमी को लेटा देते थे और उसके हाथ जकड़ देते थे, और उसकी गर्दन जैसे इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे काट दिया कि उसकी गर्दन थोड़ी नीचे हो जाए, वहां पे कुछ लगा दे। और फिर इस फट्टे को देखो कितनी
भयानक मौत है, सबके सामने मारते थे ऐसे। अब यहाँ पे सब खड़े हुए हैं और लुइस 16 राजा को इन लोगों ने इस पे लिटाया, राजा है वो, इस पे लिटा के और ये फट्टा चलता चलता यहाँ गया और फिर एकदम से कटाक से उसकी गर्दन पे गिरा, गर्दन अलग। किसी के दिमाग में देखो क्या है, किसी ने ये इजाद किया कि ऐसे मारना चाहिए। उस आदमी का नाम था डॉक्टर ग्लूटेनॉइड। तो ग्लूटेनॉइड एक वर्ड है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पेपर में आ जाएगा। ये किसी को सरेआम मौत देने का तरीका था। राजा रानी मार दिए। 10 साल तक कुछ समझ में ही नहीं आया कौन राज करेगा, क्योंकि इनका राजाओं का राज आज का नहीं था। इनके खानदान के 16 लोग राज कर गए और जब तक एक आदमी मरता नहीं था तब तक वो राज करता था। 72 साल भी राज किया था इनमें से एक इनके खानदान के आदमी ने। तो ये सोचो, अब इस देश में कोई ताकतवर राजा नहीं था, तब जाके ये लड़का जिसका नाम क्या है, नेपोलियन। नेपोलियन कोई बहुत अमीर खानदान का नहीं है, एक आइलैंड पे पैदा हुआ था, आइलैंड पे जन्म लिया। यहाँ से थोड़ा मतलब कुछ अलग था ये बचपन से, और ये सेना वेना का पार्ट बना, आगे बढ़ता गया। फिर नेपोलियन ने देखा कि यार फ्रांस खाली पड़ा है और कोई ताकतवर यहाँ है नहीं, क्योंकि खानदान एक हटा दिया, उसके इर्द गिर्द कोई है नहीं। तो नेपोलियन ने 1799 में फ्रांस को एक तरह से अपना पार्ट बना लिया कि भाई मैं हूं यहाँ का हेड। लेकिन ये खुल के नहीं कहा, क्योंकि इसको डर था कि जनता ने जैसे लुइस को मारा, ये ग्लूटेनॉइड कर दिया, ऐसा मेरा भी तो कर सकते हैं, सबको डर लगता है। तो 5-7 साल इसने वेट किया कि देखो मेरे खिलाफ कोई काम करेगा। 1799 से 1804 तक जब किसी ने इसको ऐसे रेजिस्ट नहीं किया कि नहीं तू नहीं बनेगा, तो किसी ने कुछ आवाज़ नहीं उठाई, फिर इसने कह दिया मैं यहाँ का हेड हूँ, मैं इस पूरे एरिया का हेड हूँ, और अब किसी ने अगर फ्रांस पे कुछ भी हरकत की तो फिर मैं उससे लड़ूंगा। तो 1804 में फ्रांस को किसने संभाल लिया? नेपोलियन बोनापार्ट। बहुत काबिल आदमी था, बहुत ज्यादा काबिल। नेपोलियन ने पूरे फ्रांस की तस्वीर बदल दी विद इन फ्यू ईयर्स। ये लंबा नहीं टिका। अच्छा, जब इसने ये फ्रांस को कब्जे में लिया ना, तो मैंने आपको कई बार बताया यूके के नीचे पड़ता है फ्रांस। यूके मतलब स्कॉटलैंड, वेल्स, ब्रिटेन जिसको आप कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, बताया था ना मैंने, ये आयरलैंड वगैरह, इसके और फ्रांस, ये मान लो ब्रिटेन और ये फ्रांस, इनके बीच में पानी की पट्टी है जिसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। अब यूके को ये बात नहीं रास आ रही कि फ्रांस में एक आदमी अपने आप को लीडर समझ रहा है, क्योंकि ब्रिटेन भी चाहता है कि मेरा पड़ोसी मुझसे दब के रहे, हर देश ऐसा चाहता है। तो आसपास के सब देशों को ये फ्रांस का नेपोलियन जो उभर रहा है ये पसंद नहीं आ रहा, और ये चाहते हैं कि नेपोलियन कुछ भी करके हम हटा दें, क्योंकि मान लो इंडिया एकदम से ग्रोथ करेगा तो पाकिस्तान को भी गड़बड़ फील होगी और चाइना को भी, सबको लगता है ऐसा। अब ये तरक्की करे, इस बात से सब नाराज थे कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है। इन सब ने मिलकर, इसके चारों तरफ की कंट्रीज ने मिलकर इसको खत्म करने का पूरी तरह से कोशिश की, प्लान बनाया, और उसी प्लान में एक बार ये फंस गया। 1815, तो राजा बने अभी कुछ ही दिन हुए थे, 1815 में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई जिसको कहा जाता है वाटरलू की लड़ाई। ये बहुत बार एग्जाम्स में आती है, वाटरलू की वॉर या वॉर ऑफ वाटरलू ये कहते हैं इसको, ये जगह का नाम है। इसमें बहुत ताकतवर सेनाएं, एक तो फ्रांस की यानी नेपोलियन की, और एक तरफ ब्रिटिश प्लस स्कॉटलैंड, सब मिलके आ गए। ये लड़ाई बहुत भयानक लड़ाई थी और इसमें पता नहीं था कि कौन सक्सेसफुल होगा, कौन जीतेगा। इस लड़ाई में नेपोलियन की बदकिस्मती थी, नेपोलियन हार गया और ये सारे जो इसके दुश्मन थे ना चारों तरफ, ये जीत गए। अब इन्होंने फील किया कि अगर इसको हमने छोड़ दिया तो ये बहुत बहुत ज्यादा काबिल है, ये रुकेगा नहीं, वापस फिर अपनी ताकत लेके और हमारे खिलाफ काम करेगा, इसलिए इसको खत्म करना ठीक है। इन सब ने मिलकर प्लान किया और नेपोलियन को यहाँ से एक टापू पे, एक आइलैंड पे भगा दिया। भगा दिया मतलब वहां निर्वासित कर दिया कि उसके चारों तरफ टापू के पुलिस और ये तैनात कर दी। और एक दूर टापू था जिसका नाम था, दो टापू बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक तो सेंट हेलेना, सेंट हेलेना आइलैंड का नाम है, जैसे आपका नहीं है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ऐसे, और एक कोर्सिका, ये पेपर में आते हैं दोनों, कोर्सिका आइलैंड। इसका जन्म हुआ था कोर्सिका आइलैंड पर। कितनी अजीब बात है कि ये आदमी एक आइलैंड पे ही जन्मा और आइलैंड पे ही मर गया। देश पे राज किया फ्रांस पे, लेकिन बहुत लंबा राज नहीं किया। कोर्सिका पे जन्मा ये लड़का फ्रांस का राजा बना। जो बात आसपास के राजाओं को नहीं अच्छी लगी, उन्होंने वाटरलू की लड़ाई में इसको हराया 1815 और इस आइलैंड पे भेज दिया। कहते हैं सेंट हेलेना आइलैंड पे आबो हवा इतनी खराब थी कि जो यहाँ जाएगा वो कुछ साल में 100% बीमार होकर मरेगा। इसको डिप्रेशन की बीमारी हो गई, ये बीमारियों से ग्रसित हो गया और धीरे 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 करके 1821 में इसकी डेथ हो गई। ये पकड़ के लाया कब गया था यहाँ? 1815। तो ये पूछ लेते हैं इसका अंतिम युद्ध, नेपोलियन की लाइफ की लास्ट लड़ाई कौन सी थी? वाटरलू की लड़ाई। कौन से आइलैंड पे भेज दिया गया? किस देश पे इसने राज किया? कब ये फ्रांस का सर्वे सर्वा बना? 1804 में। वैसे ये कंट्रोल कब से कर रहा था? 1799। उनकी रेवोल्यूशन कब हुई थी? 1789 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति ने ना पूरी दुनिया को 3 वर्ड सिखाए। ये वर्ड आज हम इंडिया में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन से वर्ड थे ये पेपर में आते हैं? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी जिसको बोलते हैं, भाईचारा।
फ्रेटर्निटी। समानता मतलब इक्वलिटी, स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम, और फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड्स ये पेपर में आएंगे। 3-3 शब्दों के पेयर बना देंगे और कहेंगे इनमें से कौन से 3 शब्द फ्रांसीसी क्रांति ने दिए या फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कौन से 3 शब्दों का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया। कौन से वर्ड्स हैं ये? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये सब NCERT का है, जितना तुम्हें बताया। अगर तुम 10th क्लास 9th क्लास में थोड़ा पढ़े थे ध्यान से, या तुम्हारे भाई बंधु हो, तो ये सारी कहानियां वहीं से हैं। क्लियर हो गया? ये पेपर में ये तीनों वर्ड्स भी आते हैं। वाटरलू की लड़ाई भी आती है, इसका बर्थ इस डेथ किन आइलैंड्स पर हुई ये भी आती है, और ये कब राजपाट संभाला इसने, कब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता दी। ये समझ में आ गई हैं? यहाँ ये कहीं भी लिख लो, शॉर्ट में हेडिंग डाल दो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसी पेज पे आगे पीछे कहीं भी लिख लो, लिखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ईयर लिखो 1789, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। कौन सा राजा हटाया था? लुइस 16, क्योंकि लुइस सारे थे, 15, 14, 13 सब लुइस थे। यहां लिख लेना लुइस, हिंदी में लुई लिख देते हैं, लुइस 16। इसका बताया ना मैंने कैसे इसका मर्डर किया था सरेआम, इसको और इसकी पत्नी को मार दिया था। लुइस 16 फ्रांसीसी क्रांति में ये मारा गया। 15 जो था ना, 15 और 14 वो भी बड़े राजा थे, बहुत बड़े नामी गिरामी राजा। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, लुइस 16 की डेथ, ये फर्स्ट पॉइंट है। यहीं सेकंड पॉइंट में लिखो 1799 नेपोलियन, नेपोलियन ने फ्रांस संभाला, पर वो राजा नहीं बना यहाँ का। 1799 नेपोलियन ने फ्रांस संभाला। तीसरा पॉइंट लिखो 1804 नेपोलियन फ्रांस का हेड बना। 1804 नेपोलियन फ्रांस का हेड, 1804 नेपोलियन हेड बना, हेड ऑफ फ्रांस। इसने फ्रांस संभाला कब था? हाँ, ये क्रांति के कितने साल बाद? 10 साल। तो दिमाग में एक चीज रखो, फिर उससे जुड़ती चीजें याद कर लो। क्रांति कब हुई? 1789। 10 साल बाद किसने संभाला? 5 साल सिर्फ संभाला, अपने आप को हेड नहीं बताया। फिर हेड कब कहा कि मैं हेड हूं? 1804। फिर कौन सी लड़ाई के बाद खत्म हो गया? वाटरलू। लिख लो यहाँ फोर्थ पॉइंट, 1815 वाटरलू, वॉर ऑफ वाटरलू, वाटरलू की लड़ाई, वाटरलू का, बैटल ऑफ वाटरलू कुछ भी लिख लो, वाटरलू का युद्ध कह लो, लड़ाई कह लो। वाटरलू का युद्ध हुआ, जगह का नाम है वाटरलू, और इसमें कौन हारा? नेपोलियन। ये लिख लेना, नेपोलियन हारा। उस बेचारे को पकड़ के फिर कहाँ भेजा? कौन सा था वो? सेंट हेलेना आइलैंड, यहाँ लिख लो। इसको निर्वासित कर दिया, यहाँ से देश निकाला, फिर वहीं मर गया ये। 1821 में इसकी डेथ, 1821 में डेथ। तो जन्म भी और मृत्यु भी एक आइलैंड पे हुई, इतने बड़े आदमी की, जिसको नेपोलियन द ग्रेट कहता था। नेपोलियन ने ही तो कहा था कि मेरी डिक्शनरी में क्या नहीं है, इम्पॉसिबल वर्ड नहीं। तुमने सुनी नहीं ये बात? इसने ही कही थी ये बात, नेपोलियन ने। तो इसकी लाइफ के कुछ साल इंपॉर्टेंट है। बताओ क्रांति कब हुई? 17। इसने कब संभाला देश? 99, 10 साल बाद। 10 साल इधर उधर, कभी डिक्शनरी बना दी, डायरेक्टरी बना दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कोई संस्था बना दी, कोई संभाल नहीं पाया अपने देश को। फिर 10 साल बाद इसने संभाला। 5 साल इसने वेट किया कि क्या पता कोई हेड बने। फिर इसने कब कहा कि मैं ही हूं सबसे ऊपर 4 में, और फिर इसने आसपास के देशों को सीधा किया। तो उन्होंने कौन सी लड़ाई प्लान की? वाटरलू। कब लड़ी गई? फिर ये किस द्वीप पर भेज दिया? सेंट हेलेना। वहां इसकी डेथ कब हुई? 1821। इसका जन्म कहाँ हुआ था? कोर्सिका आइलैंड, ये भी लिख लो, बर्थ कोर्सिका आइलैंड पर। आइलैंड का नाम पूछ लेते हैं कई बार, बर्थ कोर्सिका द्वीप पर, कोर्सिका द्वीप पर। ठीक है, ये हमने अलग से हटके पढ़ लिया, क्योंकि अच्छा, इस क्रांति ने आपको 3 शब्द क्या सिखाए? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। ये लिख लो, ये तीनों वर्ड्स आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें भी दिए गए हैं। लिखो ये वर्ड, लिखो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। समानता, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। समाजवादी क्रांति, इसने फ्रांसीसी क्रांति ने। बेटा वो कोई एक नहीं था, रॉबस्पियर था उस ग्रुप का हेड, कोई एक आदमी नहीं था। तुम वो पूछ लो जिसने वो तरीका बनाया था, उसका नाम था गुलेटनॉइड। गुलेटनॉइड वो सिस्टम था जिससे आदमियों को मारते थे। गुलेटनॉइड, गुलेटिन भी याद कर लोगे तब भी चल जाएगा। डॉक्टर था वो कोई। अच्छा, इस क्रांति को किस बड़े आदमी ने लीड किया? जैसे हमारी क्रांतियों को गांधी जी ने लीड किया, हमारे आंदोलनों को। यहाँ कौन था लीड करने वाला? एक आदमी जिसका नाम था रॉबस्पियरे। ये लिख लो, रॉबस्पियरे। ये सब क्लास 9th 10th में दिया हुआ है, NCERT। रॉबस्पियरे। बाद में लोगों ने इसका भी ग्लूटेनॉइड ही किया था, क्योंकि ये ज़्यादा ही सिर पे चढ़ गया था। इसको लगा मैं ही मैं हूँ। इसने सब सिस्टम अपने हिसाब से चलाया। 1 साल पूरा फ्रांस दुखी करके रख दिया था रॉबस्पियर ने। उसको हेडिंग भी दी गई है, रेन ऑफ टेरर, यानी आतंक का राज। इस आदमी ने, पता क्या था, ये बहुत गरीब था और इसको पावर मिल गई। किसकी मौत के बाद? लुइस 16।
तो इसको लगा बस मैं ही मैं हूँ। इसने ऐसे ऐसे नियम बनाए कि इसके संगी साथी ने भी कहा इसका दिमाग चल गया। जैसे पावर भी सबको रास नहीं आती, ये जो पावर होती है ना, इसको हजम करना सबके बस की बात नहीं है। एक साल इसने सबका जीना हराम रखा, 1792 से 93, और इसका जो समय काल था उसके लिए हेडिंग दी गई है आतंक का राज, रेन ऑफ टेरर। उसके बाद फिर लोग इससे इतने दुखी हुए कि एक दिन इसी को पकड़ा और कहा इसी को लटाओ इस गुलेटनॉइड पे, सच में, और इसी को मार दिया था। तो ये रॉबस्पियर थे। चलो वापस आते हैं अपनी बातचीत पर, हम जहां पहुंचे थे। ये रेन ऑफ टेरर, रॉबस्पियर का राज था, ये आतंक का राज। इसको मार दिया था लेकिन ये टिका नहीं था एक साल में ही। ये हेड था। इन लोगों ने ना एक ग्रुप बनाया था, जैसे हमारे यहाँ नहीं थे ग्रुप्स बने थे, याद करो मैंने तुम्हें बताया था, एनी बेसेंट और तिलक ने क्या बनाया था, होम रूल लीग बनी थी ना, ऐसे लीग। ऐसे इन लोगों ने एक क्लब बनाया जिसको इन्होंने नाम दिया था जैकोबिन क्लब। और बड़ी बात पता है क्या है, इस क्लब में तुम्हारे देश के टीपू सुल्तान भी शामिल थे, क्योंकि टीपू सुल्तान की कहानी अगर तुम्हें याद आती हो, उन्होंने ये क्या नाम था इसका, नेपोलियन, इसको लेटर लिखा था। ये नेपोलियन जो है ना, जब ये अपने देश को कंट्रोल करने की कोशिश में था, तभी तो वो जो क्रांतियां मैंने आपको ये पढ़ाई होंगी, आंगल मैसूर युद्ध, अगर तुम्हें याद आते हो, बाप और बेटे नहीं लड़े थे, तो लास्ट वाला कब था, 1799 का तो था। तब ये अपने देश का लीडर बन रहा था। इसने कहा था पहले मैं अपना देश संभाल लूं, फिर मैं तेरी मदद करूंगा। लेकिन वो मदद कभी कर ही नहीं पाया, क्योंकि अंग्रेजों ने टारगेट करके किसको मरवा दिया, टीपू। 1799 में तो टीपू मरा था और ये अपने पैर जमा रहा था। चलो अब वापस आते हैं अपनी बुक पर। हम सविनय अवज्ञा पढ़ना शुरू कर देते हैं। 3-4 पेजेस, वो जैसे मेरी बुक आएगी तो मैं आपको करा दूंगी। पेज 119 की हेडिंग है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1932 वाला दे रखा है ये। ये तो बाद वाला दे रखा है। चलो फिर एक काम करते हैं, कोई नहीं, इसको ही पढ़ लेते हैं। इसमें पूना पैक्ट दिया है। पूना पैक्ट याद है किस किस के बीच था, किसके साइन थे, मालवीय जी के और अंबेडकर जी के। गांधी के साइन क्यों नहीं है, क्योंकि गांधी अपने आप को हिंदू ना मान के कहते थे मैं तो भाई भारतीय हूं। जो लड़ाई थी असली आरक्षण की, पहले आरक्षण 2 लोगों को अलग अलग कर दिया था ना, हिंदू और फिर कब की घटना है ये, और ये, और अब क्या आ गया था, क्या नाम दिया गया इनको, कम्युनल अवार्ड। ये सच में अवार्ड थे या भारत का बंटवारा। रेमजे मैकडोनाल्ड करके एक आदमी था ना, मैकडी जो नाम है, मैकडोनाल्ड आदमी के नाम पर, ये हेड था ब्रिटेन का। और इसने कहा कि भैया हम इंडियंस के लिए अवार्ड लेके आए हैं। असलियत में कोई अवार्ड नहीं थे ये हम लोगों को और ज्यादा बांटो और राज करो की नीति को आगे ये अपना बढ़ा रहे थे। इस टाइम पे इन्होंने कहा हिंदुओं से मुसलमान अलग निकल गए, सिख अलग निकल गए, अब हिंदुओं में से शेड्यूल कास्ट को भी अलग निकाल दो। ये बात जब गांधी ने सुनी, वो जेल में बंद थे, यरवदा जेल पूना में, उन्होंने तुरंत कह दिया कि अगर भाई मुसलमान निकले 1909 में, यहाँ था ही नहीं। कहाँ थे गांधी जी, साउथ अफ्रीका में। 19 में सिख निकाले, लेकिन मुझे जननेता कोई मानता ही नहीं था। 19 तक तो मेरे ही पैर नहीं जमे, मैं किसका विरोध करता, इसलिए मैं इनका विरोध नहीं कर पाया। पर अब मैं जानता हूं मेरी बात की वैल्यू है और इंडियंस इस बात को समझेंगे। अब मैं खुल के विरोध करूंगा। अगर लोग नहीं सुनेंगे तो ना सुने, मैं आमरण अनशन करूंगा। भूख हड़ताल और आमरण अनशन सेम होते हैं या अलग अलग? हाँ, अन्न का जब त्याग कर देंगे और पानी का भी जब त्याग होगा तब होता है आमरण अनशन। इसमें पानी भी नहीं पीना। आमरण अनशन में ना आदमी जो होते हैं, जो ओरिजिनल था, आजकल तो कोई भी कहता है हम आमरण कर रहे हैं, इसमें पानी भी त्यागना पड़ता था। और पानी त्यागने का मतलब 3 से 4 दिन में आदमी मर जाएगा, क्योंकि पानी के बिना आप लंबे नहीं रह पाएंगे। अगर आप भूख हड़ताल पे बैठते हैं, अगर आपने बचपन से ठीक ठाक खाना खा रखा है, तो एक नॉर्मल आदमी 50 से 60 दिन पकड़ जाता है। 50 दिन तक बिना खाए आदमी जिंदा रह सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में इतना फैट्स एक्यूमुलेट है सबके अंदर कि वो अपने आप यूज करते करते बिना कोई एक भी टुकड़ा खाए 50-60 दिन तक जिंदा रहे हैं, जितने लोगों ने हड़तालें की हैं। तो भूख हड़ताल 50-60 दिन, लेकिन आमरण नहीं चलता इतना। ये तो तीसरे दिन ही आदमी जो ना, बस तुम्हें याद हो, अगर बहुत पुरानी सी बात होगी तब तुम छोटे रहोगे, हमारे देश में अभी हाल फिलहाल के 10-15 सालों में 2 बड़ी हड़ताल दिखी थी। एक तो अपने अन्ना हजारे जी ने की थी, याद है तुम्हें अन्ना हजारे की? अन्ना हजारे जी देखो कितने फिट एंड फाइन आदमी हैं, कितने एज थे, छोटी सी हाइट के, अच्छे खाते पीते मोटे टाइप के आदमी थे। 10-12 दिन इतना बुजुर्ग आदमी बिना खाने के बैठा रहा। और जिस दिन हड़ताल से उठे, लोकपाल विधेयक के चक्कर में तो बने थे वो, ये तभी तो सारे हीरो बन गए थे, किरण बेदी जी भी और आपके ये केजरीवाल भी। तो ये सब पीछे की लाइन में नहीं बैठते थे क्या? तब से ये उभरते चले आए। तब आम आदमी पार्टी उसके बाद तो बनी है। तो अन्ना हजारे जी इतने उम्रदराज आदमी, बुजुर्ग आदमी, भूख हड़ताल पे 10-12 दिन बिना रोटी पानी के बिल्कुल फिट बैठे थे। मतलब मुझे अमेजिंग लगा कि इतना बुजुर्ग आदमी, तो भैया हमारे यहाँ तो जैसे नॉर्मल लोग शुगर वुगर के मरीज बन जाते हैं। अच्छा, उसके कुछ दिन बाद आपके ये कौन है, ये योग बाबा रामदेव जी,
रामदेव जी ने भूख हड़ताल की, तुम्हें अगर याद हो तीसरे दिन रामदेव जी को 4 आदमी उठा के ले रहे, उनके हाथ पर ऐसे प्राण निकलने को हो गए, पेट ऐसा पिचक गया जैसे बस टच होगा कमर से। इससे पता चलता है देखो खाने पीने का महत्व कितना है। अन्ना हजारे 12 दिन भूखे रह के भी उठ के चले गए थे और इनके ऐसे प्राण निकल गए कि 4 आदमियों को उठा के यूं ले जाने पड़े, बाबा जी। तो फिर लोगों ने कहा था भैया ये मूली के और गाजर के और इनके तुम रसी पीते रहोगे तो यही हाल होगा, थोड़ा फैट्स भी ले लिया करो। तो अन्ना हजारे जी ने ये दिखाया कि देखो खाया पिया शरीर बुढ़ापे तक भी चलता रहता है और ये घी के और इनके जूस पीते रहने से 4 दिन में पैं बच जाएगी। तो ये भूख हड़ताल बता रही हूँ। गांधी जी ने कितने दिन की 20 तारीख को शुरू की। अब गांधी जी की ना उम्र बढ़ गई थी और गांधी जी ने अपना शरीर बहुत हद तक खराब कर लिया था इंडिया के लिए, क्योंकि भूख हड़ताल कोई नई चीज नहीं है। कब आती कर दी थी? अहमदाबाद के मिल मजदूरों में, तब 50 के लपेटे के थे, तब से गांधी जी जहां जरूरत पड़ती भूख हड़ताल। तो उससे क्या होता है, शरीर खराब हो जाता है। शरीर को अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं दोगे ना, जैसे विवेकानंद जी को देखो, इस तरह के जो बड़े बड़े लोग थे, इन सबका शरीर खराब हो गया जनता की केयर करते करते, कभी भूख हड़ताल के नाम पे, कभी जेल में मार खाने के कारण, इन सबके शरीरों का नुकसान हुआ। तो भूख हड़ताल जो होती है वो लंबी टिकती है, अन्न और पानी त्याग देने में आदमी जल्दी जाएगा। तो गांधी जी ने जब ये वाला बड़ा शब्द यूज किया आमरण, तो 5 दिन में गांधी जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और ऐसा लगा कि कभी भी जा सकते हैं। तब फिर अंबेडकर जी राजी हुए और मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी दोनों को बैठा के गांधी जी ने समझाया। गांधी तो इनके एक तरह से मध्यस्थता करने वाले आदमी थे। जो आरक्षण मिलना था वो किन लोगों को मिलना था? एससीज को, जिनको लीड कर रहे थे अंबेडकर, और जिसमें से आरक्षण जाना था वो थे जनरल, और जनरल मतलब हिंदू उस जमाने में, उनके लीडर कौन थे? मदन मोहन। ये हिंदू महासभा के लीडर थे, जिसका मेन काम हिंदू धर्म के लोगों का उत्थान करना, और ये डिप्रेस्ड क्लास के लीडर थे। डिप्रेस्ड मतलब समझ गए ना, जो उस जमाने में दलित थे या निचली जो दुखी परेशान लोग थे। दोनों को समझाया किस आदमी ने, और इनको कहा कि भाई देखो तुम लोग मान लिया तुम लोगों को परेशानी हुई, दिक्कत हुई, और परेशानी देने वाले हम ही हैं, लेकिन अब इन अंग्रेजों से तुम अलग होके हमसे क्या निकालोगे? क्या मुसलमानों ने निकाला, क्या सिखों ने? मेरी जबान है, इसकी जबान की वैल्यू थी 32 तक, तो इनकी बहुत बड़ी इमेज थी। और मैं जबान देता हूं कि जिस दिन भारत आजाद होगा, जो भी उस टाइम पर केंद्रीय व्यवस्थापिका बनेगी, इसका मतलब सेंट्रल असेंबली जो रूल एंड ऑर्डर बनाएगी, जिसको आज तुम कहते हो पार्लियामेंट हाउस, और जिसमें लोकसभा की बात करें अगर हम, तो गांधी जी ने उस जमाने में कहा था 32 में कि जो आने वाले टाइम में लोकसभा बनेगी उसमें तुम्हारी सीटों की गारंटी मेरी है। और आज भी तुम जानते हो, मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, लोकसभा में एससी और एसटी की सीट्स रिजर्व हैं 84 और 47, 131 सीट्स दे रखी है ना इनको। औरतों को कोई आरक्षण नहीं दे रखा लोकसभा में। औरतों को स्टेट असेंबली में भी कोई आरक्षण नहीं है। औरतों को आरक्षण दे रखा है लोकल गवर्नमेंट में, एससीज को लोकल गवर्नमेंट में, एसटी को, इन लोगों को स्टेट असेंबली में भी और केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी लोकसभा में भी। कई बार औरतें इस बात को उठाती हैं कि जब आप दोनों को ही मानते हो कि दोनों को परेशानी हुई, तो फिर इनको क्यों आरक्षण दे रखा है? लेकिन ये नियम बनाने वाले लोग कौन है? आदमी। तो आदमी ये नियम बनाना ही नहीं चाहते। कई बार बिल्स लाए गए हैं वुमेन एम्पावरमेंट को जोड़ के कि भैया इनको आरक्षण दो, लेकिन आप और मैं ये भी जानते हैं कि जितनी औरतें राजनीति में हैं वो भी असलियत में नहीं है। उनका बस चेहरा इस्तेमाल करके सारी राजनीति कौन करते हैं? उनके हस्बैंड्स या उनके भैया ससुर हैं। कितनी बार तो पता चलता है मीटिंग में भी नहीं जाती औरतें, उनके पति चले जाते हैं मीटिंग में। तो वही एक फॉर्मेलिटी है। चलो जितनी भी है, ये सब बातें किन किन के बीच तय हुई थी? मालवीय जी और अंबेडकर के बीच। आ गया समझ में? ये था पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट का वादा था किन लोगों के आरक्षण का? एससीज के आरक्षण का। आपने कहा एससीज को आरक्षण दे रखा है? लोकसभा में, विधानसभा में और लोकल गवर्नमेंट, पंचायत में। 3 लेवल की सरकारी तो होती है। कौन कौन सी? एक आपकी गवर्नमेंट काम करती है सेंट्रल लेवल, एक काम करती है स्टेट, और एक काम करती है लोकल। लोकल को आप क्या कहते हैं? पंचायत। इसको आप क्या कहते हैं? 2 हिस्सों में विधानसभा। इसी के तो इलेक्शंस होते हैं। एमएलए की सीट नहीं होती, इसमें आरक्षण होता है किस किस का? एससी का, एसटी का। और सेंट्रल में लोकसभा, इसमें किसका इलेक्शन होता है? एमपी का। इसमें भी किस किस को सीट दे रखी है? और यहाँ भी एससी एसटी को। महिलाओं को सिर्फ कहाँ आरक्षण है? महिलाओं को यहाँ आरक्षण नहीं दे रखा। ये आरक्षण किसने अपने लिए मांगा था और अड़ गए थे? अंबेडकर जी ने। कोई औरत अड़ी नहीं अपने आरक्षण के लिए, इसलिए आज तक भी औरतों को आरक्षण के लिए डिमांड उठानी पड़ती है। चलो इसको हम कल पढ़ेंगे फिर आगे।